हेलो बच्चों, माय नेम इज मधु भल्ला। आज का जो टॉपिक रहेगा वो करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड रहेगा। आपने पार्ट 2 देख लिए साउंड के। आज जो है करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में बात करेंगे कि उसकी जो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे साउंड जो है आपको जो है पता चलता है, लाउडर साउंड के बारे में और जो है फेंट साउंड के बारे में। सबसे पहले देखो, जो करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे दो पर्सन की आवाज को जो है, टू पर्सन की जो साउंड है कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर। जैसे मान लो कोई फंक्शन चल रहा हो जहाँ आप क्लास में बैठे हो, तो बच्चे यहाँ पे शोर मचा रहे हैं। ठीक है, तो कोई एक बच्चा ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रहा है, तो आपको उसकी आवाज की फ्रिक्वेंसी से पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा जो है बोल रहा है, किसकी आवाज है। जैसे आप टेलीफोन पे बात करते हो, तो टेलीफोन में सामने वाला दिखता तो नहीं, लेकिन हम उसकी आवाज की एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी से पता कर लेते हैं कि ये आवाज किसकी है। अब देखो, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि जो साउंड के बारे में, कि दो पर्सन की आवाज को डिस्टिंग्विश जो करता है। सबसे पहले होता है कि लाउडनेस। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड जो है पिच होती है, किस पिच पे जो है बात करी जा रही है। तीसरा होता है क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, आज वाला जो टॉपिक है बेसिकली लाउडनेस के ऊपर है। लाउडनेस को डिस्कस करेंगे, इसके फैक्टर के बारे में जानेंगे, कुछ इसके ग्राफ के बारे में जानेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होता है। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि लाउडनेस है, तो लाउड साउंड जो है, कईयों की लाउड साउंड होती है और कईयों की साउंड जो है फेंट साउंड होती है। ठीक है, मतलब सॉफ्ट साउंड होती है या बिल्कुल कम होती है। अब ये जो लाउड साउंड और फेंट साउंड जो है कैसे आती है, ये दोनों ही डिपेंड करती हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देती हूँ। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या है? जैसे मान लो आपने कोई स्पीकर चला रखे हैं, आप गाने सुन रहे हो, तो आपने देखा होगा बूफर में से जो है आवाज, मतलब वाइब्रेशंस होती हैं, मतलब वो जो है वाइब्रेट करता है। तो जो सोर्स है वो वाइब्रेट करेगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो है ग्रेटर है, तो वहां पे जो है यहाँ पे शेकिंग होएगी। ठीक है, ये चीज हिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के ऊपर में। अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड को हम ए से डोनेट करते हैं, और अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडर जो साउंड है वो लाउडर होगी। साउंड जो है क्या होगी, लाउडर होगी। अगर एम्पलीट्यूड कम है, एम्पलीट्यूड जो है कम है, तो साउंड भी कम होगी। ठीक है, लेस साउंड या फिर आपको जो है सॉफ्ट साउंड जो है सुनाई देगी। अब देखो इसको करना कैसे है, ग्राफ के थ्रू कैसे समझेंगे। आपकी बुक में दो ग्राफ दे रखे हैं। मान लो ये ग्राफ है, यहाँ पे हमने इसको नाम दिया 2 का, और यहाँ पे जो है -2 की वैल्यूज आ गई, और यहाँ पे ये वाला जो साइड होता है ये टाइम को डोनेट करता है। तो यहाँ पे टाइम जो है सेकंड में मेजर होता है, और ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वेव जो है कितने डिस्टेंस पे मूव कर रही है। यहाँ पे पॉइंट है 1, 2 और 3। अब देखो यहाँ इसकी मेन पोजीशन है, यहां से वेव निकली, यहाँ पे आई, फिर वो वापस यहाँ गई, और यहाँ से फिर उठी, और फिर जो है यहाँ पे आई। अब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये सारा क्या है, एम्पलीट्यूड। मतलब ये जो है वेव ऊपर तक जा रही है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। और इसका जो है एम्पलीट्यूड कितना है, 2। तो इसका भी एम्पलीट्यूड कितना है, 2। और इसका एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये जो है A-2 है। अब देखो इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं
मैंने आपको दो ग्राफ दिखाए, तो मैंने आपको बोला सॉरी, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ये 3 है और ये -3 है, तो यहाँ पे वेव ऐसे मूव कर रही है, ऐसे जाएगी, फिर वापस आई, ऐसे आई, फिर वापस गई, फिर ऐसे आई। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो जो है किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। ठीक है, अब मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया। मैंने आपको ये बोला कि यहाँ पे कि अगर ये जो ग्राफ है एम्पलीट्यूड इसका 3 है, ए ग्राफ का जो है एम्पलीट्यूड 2 है, और बी ग्राफ का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, 3 है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को ये बताओ कि इसमें से लाउडर आवाज किस में आएगी। तो पहली बात तो ये है कि जो एम्पलीट्यूड है इन दोनों में कंपेयर करो कि एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है, 2 और 3। तो एम्पलीट्यूड नो डाउट कि 3 जो है ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड जो है, साउंड भी लाउडर होगी, साउंड भी ऊंची होगी और लाउडर होगी, इसको लाउडर बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन क्या किया, मैंने आपको बोला कि आपको दो ग्राफ दिखाए, आपको एम्पलीट्यूड बता दिया दोनों का, तो अब आपको कंपेयर करना है कि दोनों में से आवाज किसकी ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे नो डाउट कि बी की आवाज जो है ज्यादा होगी, बिकॉज ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर अब देन द ए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ बी greater than amplitude of A, so that we say that कि यहाँ पे जो है कह सकते हैं हम लोग कि जो इसकी जो साउंड है, साउंड ऑफ B ग्रेटर देन साउंड ऑफ A। ये आपकी रीजनिंग हो गई। ठीक है, अब ये तो ये क्वेश्चन बना इसमें से। अब देखो कुछ एग्जाम्पल हैं जो इसके रिलेट कर रही हूँ, वो ध्यान से सुनो। फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर हम आपको बोलें कि ये एक आपके पास सितार है और एक आपके पास गिटार है। ठीक है, अब अगर आप सितार और गिटार को जेंटली प्लग करते हो, सॉफ्टली प्लग करते हो, तो आपको जो है आपको जो आवाज सुनाई देगी वो सॉफ्ट होगी। ठीक है, वो सॉफ्ट साउंड जो है आपको सुनाई देगी। लेकिन अगर आप उसको हार्डली प्लग करते हो, हार्ड प्लग करते हो, तो जो है जो साउंड है वो क्या होगा, लाउडर होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखो, अगर हमारे पास कोई ड्रम है, ठीक है, अगर हम ड्रम पे जेंटली स्ट्राइक करते हैं, जेंटली स्ट्राइक करेंगे, तो वो भी हमें क्या देगा, सॉफ्ट साउंड देगा। ठीक है, और अगर हार्ड स्ट्राइक करते हो, जोर से आप मारते हो हाथ उसके मेम्ब्रेन पे, तो वो आपको जो है साउंड जो है वहां से क्या आएगी, लाउडर आएगी, लाउड साउंड जो है प्रोड्यूस करेगा, लाउड साउंड जो है प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखो, अगर मैं आपके पास कहती हूँ कि ट्यूनिंग फॉक है, ट्यूनिंग फॉक है, अगर आप जो है फॉक को जो है ऑन रबड़ रबड़ पैड के साथ स्टक करते हो, अगर तो आपने जेंटली स्टक किया, जेंटली स्ट्राइक किया उसके ऊपर, तो आपको सॉफ्ट साउंड सुनेगी, और अगर आपने उसको हार्डली स्टक किया, हार्डली स्ट्राइक किया, तो आपको जो है हार्ड साउंड जो है, मतलब लाउडर साउंड जो है सुनेगी। होप सो कि यहाँ तक आपको रीजनिंग समझ आया होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है लाउडर साउंड जो है सुनाई दी। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ पियानो की, अगर हमारे पास पियानो है तो पियानो में की होती है। ठीक है, अगर आप की को जेंटली प्रेस करते हो, जेंटली प्रेस करोगे, तो आपको जो है सॉफ्ट साउंड सुनाई देगी। ठीक है, और अगर आप इसी को हार्डली प्रेस करते हो, हार्ड प्रेस करते हो की को, ठीक है, तो आपको जो है लाउडर साउंड जो है सुनाई देगी। होप सो कि आपको ये बेसिक्स समझ आ रहे होंगे। अब देखो यहां तक करने के बाद हमने जो एग्जाम्पल पढ़ा, अब देखो कुछ फैक्टर्स हैं जो लाउडनेस ऑफ साउंड को इफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप टॉपिक लिख सकते हो, फैक्टर,
फैक्टर अफेक्टिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो साउंड को इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है कि एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि अगर किसी भी साउंड का एम्पलीट्यूड ग्रेटर होगा तो वो जो साउंड प्रोड्यूस करेगा वो लाउडर साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर किसी का एम्पलीट्यूड कम है तो जो साउंड आएगी वो जो है फेंटर आएगी, जहां मतलब फीबल साउंड जो है प्रोड्यूस करेगा। मतलब यहाँ पे जो है आप कह सकते हो कि लेस साउंड जो है आपको सुनाई देगी, मतलब फीबल कह सकते हो, फीबल साउंड। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर जो डिपेंड करता है ऑन द डिस्टेंस ऑफ सोर्स ऑफ साउंड। इसका मतलब क्या है, पहले ये देखो, सोर्स होता है जहां से आवाज आ रही है। जैसे मान लो आप यहां रह रहे हो, ठीक है, ये आपका घर है, ठीक है, और आपके घर के सामने ही आपका फ्रेंड रहता है, ठीक है, योर फ्रेंड हाउस, या कल आप ऐसे भी लिख सकते हो फ्रेंड हाउस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उनके घर में फंक्शन है तो डीजे चल रहा है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस देखो, जितना डिस्टेंस कम होगा यहाँ पे आपको आवाज जो है काफी लाउडर सुनाई देगी। अब देखो दूसरा केस ये है कि अगर ये आपका हाउस है, ठीक है, आपके घर से जो है टेम्पल, आप मंदिर जाते हो तो ये कोई टेम्पल है, यहाँ पे है। अब देखो डिस्टेंस जो है इंक्रीज हो गया। अगर डिस्टेंस इंक्रीज होएगा तो आपकी जो तक आवाज जो पहुंचेगी वो फीबल साउंड जो है पहुंचेगी, क्योंकि मंदिर में घंटियां बजती हैं, सत्संग होता है, तो उसकी जो आवाज है वाया लाउड स्पीकर जो है, क्योंकि सोर्स तो ये हो गया ना कि यहाँ से आवाज आ रही है वाया लाउड स्पीकर। ठीक है, तो यहाँ से जो आवाज आपके घर तक आएगी वो फीबल साउंड होगी। थर्ड केस है कि मान लो कि ये आपका घर है, ठीक है, आपके घर से रेलवे स्टेशन काफी दूर है, ठीक है, रेलवे स्टेशन। अब मेरे को खुद बताओ कि अगर रेलवे स्टेशन आपके घर से बहुत दूर है तो आपको जो है वहां की आवाज सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी। तो दिस इज इनऑडिबल। ऑडियोबल कहने का मतलब है जो आप आवाज सुनते हो, आवाज आपको जो सुनाई देती है वो क्या करती है, डिपेंड करती है यहाँ पे इनऑडिबल। ठीक है, आवाज किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्टेंस के ऊपर। अगर डिस्टेंस कम होगा तो लाउडर आवाज आएगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फीबल साउंड होगी, और डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो इनऑडिबल जो है आपको सुनाई नहीं देगा। कहने का मतलब डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। थर्ड फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब देखो अगर मैं आपको एक ड्रम देती हूँ बजाने को, जैसे छोटे बच्चों का ड्रम होता है, ठीक है, और एक जो है जो बड़े बजाते हैं ड्रम, मान लो इस तरह का कोई ड्रम है। अब देखो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो काफी बड़ी है, इसका सरफेस जो है ज्यादा है, सरफेस एरिया जो है लार्जर है, और इसका सरफेस एरिया जो है सरफेस एरिया लेस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से किस में आवाज ज्यादा आएगी, अब देखो जिसका सरफेस एरिया कम है, अगर सरफेस एरिया लेस होगा तो साउंड जो है वो कम मतलब कम होगी, साउंड जो है वो भी कम होगी। अगर सरफेस एरिया जो है अगर ग्रेटर है तो इसका मतलब है साउंड जो है लाउडर होएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी की जो है सरफेस एरिया ज्यादा है, सो दैट्स वाई बी प्रोड्यूस जो है लार्जर साउंड। ठीक है, साउंड जो है काफी ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो कई बार हम मंदिर में जाते हैं, कभी आपने ध्यान अगर दिया हो तो टेम्पल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बेल जो है, बेल विद बिग केस, मतलब जहाँ पे बेल लगी होती है मंदिर में, जो घंटी होती है वो बड़ी होती है, और एक बेल होती है जिसमें जो है स्मॉल केस बना होता है।
ठीक है, अब मेरे को खुद बताओ दोनों में से किसकी आवाज ज्यादा होएगी। ये ए केस है, ये बी केस है, तो दैट मीन नो डाउट कि बी की जो आवाज है साउंड बी जो है वो लेस देन किससे, साउंड ए से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बिग केस होएगा मतलब सरफेस एरिया ज्यादा हुआ, तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो वो आवाज ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। बी जो है सरफेस एरिया कम है तो कम आवाज प्रोड्यूस करेगा। फोर्थ फैक्टर है इसमें जो है लाउडनेस ऑफ साउंड, जो है लाउडनेस ऑफ साउंड वो डिपेंड करता है सेंसिटिविटी ऑफ द लिसनर। मान लो कोई डेफ लिसनर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो लाउडर साउंड भी है, लाउडर साउंड विल अपेयर फीबल फीबल साउंड जो है उसको सुनाई देगी। अब देखो ये तो फैक्टर हो गए। अब इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया कि रिलेशनशिप बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड लाउडनेस ऑफ वेव, इन दोनों का क्या रिश्ता है आपस में। अब देखो कहने का मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है, कहने का मतलब एम्पलीट्यूड और लाउडनेस ऑफ वेव आपस में क्या रिलेशन बनाती हैं। अब देखो जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको बोला कि ए का एम्पलीट्यूड 2 है और एक का एम्पलीट्यूड जो है 3 है, अब देखो लाउडनेस जो है यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे जो है लाउडनेस जो है 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो लाउडनेस है 4 टाइम आई और यहाँ पे लाउडनेस जो है 9 टाइम आई। ठीक है, जैसे मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, ये आप ग्राफ सीख चुके हो, अब इसको ध्यान से बनाओ। ये आपको पता पढ़ना आना चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 है, ये इसकी मीन पोजीशन है और यहाँ पे 1 2 और 3 है। अब यहां से आवाज ऊपर गई फिर नीचे आई, यहां से ऊपर गई, ठीक है, फिर यहां से आई और यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड जो दिखा रहा है वो कितना है, 2 है। इसी तरह एक डायग्राम और बनाते हैं। आपके पास ये है, यहाँ पे इसका 3 है और यहाँ पे -3। अब देखो यहाँ पे 1 2 और 3 ये डिस्प्लेसमेंट होता है यहाँ तक कि जो साउंड वेव है कहाँ तक डिस्प्लेस होएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेगी। और यहाँ पे टाइम सेकंड्स में मापा जाता है। ये इसकी मेन पोजीशन है। यहाँ पे ग्राफ बना, वेव पहले उठी फिर नीचे आई, फिर ग्राफ नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे जो है वेव फॉर्म करेगी। अब देखो यहाँ पे जो इसका एम्पलीट्यूड है बढ़ गया, तो मतलब लाउडनेस ऑफ बी की अगर रेशो निकालें ए के साथ, तो आप जो ये लिखोगे लाउडनेस ऑफ ए, तो दैट मीन 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो दोनों रेशो कितनी बन गई, 9:4 या 9/4। ठीक है, अब यहां तक का तो टॉपिक ठीक था। अब इसके बाद देखो कि अगर मैं यूनिट की बात करती हूँ कि यूनिट क्या होते हैं, यूनिट किसके, लाउडनेस के। ठीक है, यूनिट ऑफ लाउडनेस आपको मैं जो करवा रही हूँ आप अपनी कॉपीज पे नोट कर सकते हो। इसी को ध्यान से पढ़ लोगे तब भी आपका पेपर जो है आराम से जाएगा, अच्छा जाएगा। और आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आपकी बुक में यही दिया है, मैंने उसको जो है कंडेंस किया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया सारा। ठीक है, तो टॉपिक यही है। आगे है यूनिट ऑफ जो लाउडनेस है वो डेसिबल में मेजर होता है। डेसिबल में इसको डीबी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो लाउडनेस को मेजर करता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं डेसिबल स्केल। ठीक है, अब देखो अगर आपको पूछा जाए कि 1 dB जो है डेसिबल किसके इक्वल होता है, तो आप लिखोगे 1/10 ऑफ बेल। अब देखो ये बेल क्या है, बेल जो है
अगर मैं बेल के बारे में बात करूं, मतलब बेल, बेल का मतलब है कि ये यूनिट ऑफ लेवल ऑफ लाउडनेस जो है मेजर करता है। ठीक है, ये जो है यूनिट ऑफ लेवल ऑफ लाउडनेस, कि लाउडनेस कितनी है। अब देखो कैसे, पहले तो इसके बारे में जान लो कि ये जो साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। इसी का नाम जो है इसको दिया गया, इस इंस्ट्रूमेंट को, यूनिट ऑफ लेवल ऑफ लाउडनेस जो मेजर करता है, ये जो है इन्हीं के नाम पे उनका नाम दिया गया। इन्होंने जो इन्वेंट किया था, इन साइंटिस्ट ने, इन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया था, जिसने सारी दुनिया को एक दूसरे के साथ जो है जोड़ दिया था। तो आजकल जैसे नेट है तो सारी कंट्रीज भी आपस में, सारे देश जो है आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप कहीं का भी डाटा जो है निकाल सकते हो वाया वाईफाई। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट आया था वो टेलीफोन था, जिससे आप बाहर जो है बात कर सकते हो। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे कि कुछ इनकी लिमिटेशन होती है कि कहाँ पे नॉइस प्रोड्यूस होता है और कहाँ पे सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। आपकी बुक में एक टेबल दे रखा है, आपको उसको ध्यान से करना है। उसमें आपको ये पता चलता है कि जो है, ये देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे वो टेबल पढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं बोलती हूँ कि कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, ठीक है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, तो वहां पे जो लेवल है लाउडनेस का, अगर वो 20 dB है, तो वहां पे जो है लाउडनेस कैसी होगी। अब 20 dB लाउडनेस कैसी होगी, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वेरी फेंट लाउड, मतलब आवाज नहीं आएगी आपको, वेरी फेंट। सेकंड जो है, अगर मैं बात करूं व्हीकल की, व्हीकल चलते हैं, तो अगर उसका जो है डेसिबल जो है कितना है, 80 डेसिबल, तो दैट मीन ये जो है आपके लिए काफी लाउड होगा। ठीक है, यहाँ पे लाउड आएगा। अगर हम कहें कि जो पुलिस कार सायरन, तो ये जो है 20 डेसिबल होगा, तो क्या होगा, ये काफी पेनफुल होगा। ठीक है, पेनफुल होगा। और अगर मैं बोलूं कि कोई रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है, तो उसकी जो डेसिबल रेंज है 140 dB है, तो ये जो है मच पेनफुल। ठीक है, अब जैसे आप कोई टीवी आप घर में चलाते हो, तो आपने एक वॉल्यूम सेट कर रखा है। अगर वॉल्यूम थोड़ा सा भी इंक्रीज करेगा, तो आपको वो नॉइस पोल्यूशन जो है लगता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। ठीक है, अगर ये जो है यहाँ से नॉइस जो है क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये नॉइस पोल्यूशन का कारण बनता है, तो वो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता, तो आपको वॉल्यूम को वापस वही रीसेट करना पड़ता है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज है कि जो सेफ लिमिट कौन सी होनी चाहिए जिससे आपको जो है कोई परेशानी ना हो। तो सेफ लिमिट जो है, सेफ लिमिट ऑफ लेवल ऑफ साउंड जो है फॉर हेयरिंग, मतलब जो हम सुनते हैं, तो उसका जो है हमारी हेयरिंग पे सेफ लिमिट कौन सी होनी चाहिए। अगर कोई आवाज 0 से लेके 80 डेसिबल के बीच में है, ठीक है, तो ये जो है, अगर जीरो है ये लाउड होएगा। अगर 80 डेसिबल है, अगर 0 है, तो ये जो है वेरी मच फेंट होएगा। ठीक है, वेरी मच फेंट साउंड होएगी। और अगर 80 डेसिबल है तो रेंज ज्यादा। अगर मान लो मैं कहूँ कि आपको 10 डेसिबल टू 30 डेसिबल के बीच में अगर साउंड है, तो वो कैसी साउंड होएगी, तो आप लिखोगे वो जो है सूदिंग साउंड सेंसेशन होएगा, सूदिंग सेंसेशन, सूदिंग सेंसेशन। ठीक है, अगर मैं बोलती हूं कि जो लेवल है, लेवल अबव 120 डेसिबल,
120 से ऊपर चला गया, इससे आपका जो है हेडेक हो सकता है, ठीक है। और साथ में जो नुकसान होता है, परमानेंट जो है डैमेज हो सकता है हेयरिंग को, ठीक है। और कहने का मतलब यही जो कहते हैं कि लेवल अबव 120 डेसिबल, तो ये जो है ये नॉइस पोल्यूशन का कारण बनता है, यहाँ से नॉइस क्रिएट होती है। तो कहने का मतलब है कि हमें हमेशा 10 to 30 के बीच में सुनना चाहिए, ताकि सूदिंग सेंसेशन। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग मोबाइल पे घंटों घंटों लगे रहते हैं, बात करते रहते हैं। दिस इज हार्मफुल क्यों है? क्योंकि वो आपकी जो है हेयरिंग को धीरे धीरे डैमेज कर रहा है। कई बार आप नोट करना, आपके एक दो कानों में से एक कान की हेयरिंग में दोनों में फर्क होगा, एक की कम होएगी, एक की ज्यादा होएगी, वो बिकॉज ऑफ मोबाइल, क्योंकि इनके ड्रॉबैक्स बहुत है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये जो टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रीजनिंग बेस्ड। अगर आप इसको ध्यान से नोट करते हो, अपने नोट्स बनाते हो, बना के रख लो, आप इसी को पढ़ के जाओगे तब भी आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं पिच के बारे में बात करूंगी, उसके लिए लेके आएंगे क्वालिटी, क्योंकि अगर मैं सारे वीडियोस में इकट्ठा डाल दूंगी ना तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए मैं पार्ट्स में डिवाइड किया है ये लेक्चर। तो ये इसके 4-5 पार्ट है, ज्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में पिच और क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। और आपने अगर इस वीडियो से कुछ सीखा है, अगर आपको बिल्कुल इजी लगा है, तो मैं आपसे ये बोलूंगी कि आप जो है मेरे वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने फ्रेंड्स की हेल्प करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे जो है आपको आने वाले न्यू वीडियोस मिल जाए। अगर आप कोई लेसन चाहते हो स्पेशल कि आपको और मिले, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं वो भी ट्राई करूंगी कि मैं आपकी वो डिमांड पूरी कर सकूं, ठीक है। आप नॉलेज एक्वायर करते रहो, अपनी नॉलेज इनहेंस करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए जो है लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।